अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 86 स्टार्ट कर दिया है जी, पार्ट बी हमने। अच्छा जी, ईपीएस चूँकि कॉन्सेप्चुअली पूरा हो गया है, लेकिन जाहिर सी बात है अब कोई भी टॉपिक हो वो एक समुंदर की तरह से होता है, तो हो जाएगी अभी थोड़ी देर में बेहतर जी। ये भी ऐसे ही चला दें जी, ये 23 पे 22 पे कर दें, बीमार भी नहीं ना करना इनको। अच्छा सुने, तुझे सारी सवारियाँ पहली सीट पे ना बैठा करो, एक सीट खाली करा दूँ ये वाली, ये इधर आ जाओ ना, इधर एक दो को इधर बिठा इन्होंने लड़ाई पर। अच्छा चलो बैठे रहो, गुजारा करो फिर। अच्छा चुप करें चुप करें चुप करें। ये सवाल भी करना है मैंने, ठीक है, देखते हैं। पहले ये कर लेंगे, फिर वो नोट वाला सवाल, उसमें नोट भी बना लेंगे। मैं ये हंस कर रहा था कि कोई भी टॉपिक है बेटा तो वो एक समुंदर की तरह से ही है, कोई एडजस्टमेंट छेड़ते जाओ। तो कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। कॉन्सेप्चुअली ईपीएस ओवर है, लेकिन अब जाहिर सी बात है मेरी तसल्ली तो होगी अभी। आज इसलिए एक्स्ट्रा बुला लिया, 2 सवाल आज करवा दूं, 2-3 आपको होमवर्क में दूंगा। संडे में आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये 3 दिन मेरा इरादा है कि रेशोज़, वैसे 2 दिन में भी हो सकती हैं लेकिन देखेंगे, रेशोज़ समझाना भी है और फिर वो मैंने याद करवा के सुननी भी है। जब वो काम हो जाएगा, रेशोज़ याद हो जाएंगी, तो तकरीबन आधे नंबर रेशो के तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाकी आधे नंबर कमेंट्स के होते हैं, वो फिर आपको मैं एक एक सवाल देकर पास पेपर का आपका होमवर्क चेक किया करूँगा। एक आधे सवाल की लिखवा दूंगा ना, उसके बाद फिर तो ये इस तरह से जब कैश फ्लो चल रहा होगा तो हम रोज़ाना, मतलब जाहिर सी बात है 4 से 5 दिन, 6 दिन तो पूरा आप मिलते भी नहीं हैं, तो 4 से 5 दिन जो है वो एक्स्ट्रा क्लास चलाएंगे। जब तक कैश फ्लो चलेगा रेशो साथ साथ प्रैक्टिस में करते रहेंगे, पक्का होता रहेगा। ठीक है ना? ठीक है तो अभी ज़रा बच्चे, हो सकता है थोड़ी देर में और भी आ जाएं, तो इस उम्मीद के ऊपर नए एमसीक्यूज़ पे आ गया हूँ। ठीक है जी, जी बेटा, विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड रिक्वायर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट एज पर IAS 8। अब ये पास पेपर्स, थोड़ा सा उधर हो जाओ यार, पास पेपर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर MCQs आए हुए हैं। कहता है कौन सी 2 सिचुएशंस हैं जिनमें प्रायर ईयर, ना उसने ये कहा है रीस्टेटमेंट, ना उसने ये कहा है एप्लीकेशन। प्रायर ईयर मतलब रिट्रोस्पेक्टिव, एप्लीकेशन अलग अलग नहीं किया, बस एडजस्टमेंट बोल दिया उसने कि प्रायर ईयर एडजस्टमेंट किन किन केसेस में चाहिए। पेज नंबर 530। इंशाल्लाह 2:30 बजे पूरे हम सवाल शुरू कर देंगे अब फिर ईपीएस वाला, ठीक है ना। बल्कि पहला सवाल ईपीएस का जो करेंगे वो इसी चैप्टर से कर लेंगे, तो IAS 8 भी हो रहा होगा और ईपीएस भी हो रहा होगा। एक पार्ट में IAS 8, और उसमें IAS 8 ही नहीं, सिर्फ सिडनो चेन इक्विटी का सवाल है, मतलब कैश चेन इक्विटी बनानी है, और उसमें IAS 8 भी मिक्स है। तो समझो 3 टॉपिक हम आज करेंगे रिवाइज, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा क्लास में होने वाला काम था ना। ठीक है, सिडनो चेन इक्विटी बनाएंगे, उसके अंदर वो राइट इश्यू और वो डिविडेंड वगैरह का कॉन्सेप्ट लगेगा। उसके बाद फिर हम उसी में IAS 8 को मिक्स करेंगे जो सीखा हुआ है हमने, फिर A पार्ट ख़त्म करके B पार्ट करेंगे, उसमें उसने EPS मांगी हुई है, पता नहीं बेसिक डेरिवेटिव दोनों है, वो देख लेंगे। ठीक है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड रिक्वायर्ड प्रायर ईयर एडजस्टमेंट एज पर IAS 8। 12 मिनट हैं, 12 मिनट में जितने MCQ हो गए। चेंजिंग डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट नहीं, ये तो प्रोस्पेक्टिव होता था। हम कहते थे चेंज इन एस्टीमेट को करंट ईयर में करो और फ्यूचर ईयर्स में कर दो। यार हो ही जाओ, मैं तो कहता हूँ पिछली रो मेरा भाई। हाँ यार, जगह बना दो इसको, इधर हो, कोने पे बिठाना भाई को, तंग ना हो ज़्यादा, उधर बैठो कोने पे। इन्होंने पता नहीं कि लड़ाई पाई होंगी आपस में, जिथे बस चले बंदे दा है जी। जज़ाकल्ला बेटा, जीते रहो, आबाद रहो, खुश रहो, और वहाँ से 2 मेहरबानी करके उठ के इधर आ जाएं। ये दोनों इधर, दोनों जल्दी करें, टाइम नहीं अभी, पहले थोड़े से तो टाइम मिला है, 4 बजे तक, मतलब 4 बजे तक सुनाया है आपको कि क्लास है। 5 मिनट पहले छोड़ना, जाहिर है असर भी तो पढ़नी है हमने। ओके जी, ये क्या है? ये एस्टीमेट चेंज है। एस्टीमेट चेंज में प्रायर ईयर एडजस्टमेंट नहीं होती, सिर्फ करंट ईयर को और फ्यूचर ईयर को छेड़ते हैं, ये तो नहीं है। चेंजिंग द मेजरमेंट मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू, दिस इज अ चेंज इन एस्टीमेट, नॉट चेंज इन पॉलिसी, दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग, और ये रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करनी है, यानी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट पिछले सालों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये तो है, उसने 2 कहे हैं, एक और भी ढूंढना है। इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ मटेरियल अंडर स्टेटमेंट
कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी थी, कम रिकॉर्ड हुई, एरर है, ठीक है, एरर है ना। कोई चीज़ अंडर स्टेट हो जाना, गलती से कम रिकॉर्ड होना, ये एरर है ना। अब वो कह रहा है इनकॉर्पोरेट करना इफेक्ट ऑफ मटीरियल अंडर स्टेटमेंट फाउंड इन लास्ट ईयर क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ड्यू टू इनकरेक्ट फॉर्मूला इन, तो ये प्रायर ईयर एरर है ना, लास्ट ईयर के अंदर गलती हो गई और मटीरियल भी है, तो इसको प्रायर ईयर एरर को करेक्ट करते हैं, और एरर करेक्शन के अंदर भी हमने रिट्रोस्पेक्टिवली इसको रीस्टेट करना होता है, ठीक है। मैं अपने भाई के लिए देखो इंतज़ार में था, तो ये क्या है जी, प्रायर ईयर, एक और सवारी आ गई है, देखो ना फ़ायदा हो गया। प्रायर ईयर एरर करेक्शन करेंगे, प्रायर ईयर एरर है तो इसकी करेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करना पड़ेगा, अप्लाई नहीं रीस्टेट, ठीक है। और अडॉप्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 20 फॉर गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड बाय एंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, थ्योरी पढ़ाई थी थोड़ी सी, ठीक है। तो पहली बार कोई चीज़ अगर आप कर रहे हैं अडॉप्ट किसी एक ऑप्शन के तहत, तो वो चेंज इन पॉलिसी नहीं है, वो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये सिलेक्शन या एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी तो कह सकते हैं, ये चेंज इन पॉलिसी तो नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आपने चेंज इन पॉलिसी नहीं कहना, इसको क्या कहूँगा मैं, ये सिलेक्शन या एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है बेटा। तो ये दोनों नहीं थे, तो बी और सी। चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कौन कौन सी चीज़ें अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हैं। चेंजिंग द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल ऑफ PPE फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू इज, ये है, यही तो सबसे टेक्निकल जो समझाया था कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो है, लेकिन IS 8 कहता है मेरे से इसकी अकाउंटिंग ना पूछना, मेरे हाथ खड़े हैं, इसकी अकाउंटिंग इसका अपना स्टैंडर्ड बताएगा, और वो वही है जो हम सीख के आए हैं, वर्किंग में एक लाइन छोड़ के रिवर्ड अमाउंट लिखकर सरप्लस लॉस लिखते थे, सरप्लस जो है वो OCI में जाता था, वो पहले लॉस पड़ा था उसको, वो सारी अकाउंटिंग IS 16 ने जो बताई है वो ही है ट्रीटमेंट इसका। हालांकि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन नॉट ट्रीटेड अंडर IS 8 है ये, ठीक है। अब एक ऐसी बंद करवा दें आगे वालों में से जी, तो बस करवा दें, ये है जी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज। वो कह रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। पहला तो है चेंजिंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम FIFO टू, ये भी है, तो इसका मतलब बोथ वन एंड, अच्छा वो नीचे क्या लिखा, अच्छा सॉरी नहीं, तो बोथ आर इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, अच्छा बोथ आर हो, चलो ठीक है, दोनों टिक तो हो गए ना जी। सी ऑप्शन, भाई कह रहे हैं चार्ली कहा करें इसको, अच्छा जी चार्ली ऑप्शन। यहाँ पे क्या था, ब्रेवो ऑप्शन और चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट, ये होमवर्क वाले थे, पता नहीं आपने किए कोई नहीं या किए, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए ये, चलो माशाल्लाह, हालात देख ही लें। फिर आप कहते हैं ना बुलाएं एक्स्ट्रा, मतलब जो घर पे काम करना है वो बुला के करवाना पड़ रहा है, पता नहीं कौन लोग हो तुसी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IS 8 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज इन मेथड फॉर इन्वेंट्री फ्रॉम FIFO टू FIFO। क्या नोट नहीं बनता FIFO से FIFO पे आने पर? बनता है, बनाया था वो मोहानी वाले सवाल का या पेंडिंग हो गया था? आपने खुद ही बनाया था, मैंने सिर्फ ये बता दिया था कि ये इफेक्ट नेट प्रॉफिट वाला, ये चेंज की पॉलिसी का। और तो FIFO से FIFO पे जाने पर, पॉलिसी चेंज होने पर क्या चेंज इन पॉलिसी का नोट नहीं बनता? बनता है। तो वो यही तो कह रहा है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स यानी नोट जो बनाना है, IS 8 वाला जो नोट बनाना है वो क्या FIFO से FIFO इन्वेंट्री वैल्यूएशन को लेकर जाएं FIFO से FIFO पर, तो क्या वो नोट नहीं बनता? बनता है, नोट बनता है, ले आओ भाई, ठीक है। तो वो कह रहा है, ऐसे कर लेते हैं ना, चेंज पॉलिसी का नोट कब बनता है? जब ये हो इनिशियल अडॉप्शन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल फ्रॉम फॉर PPE। कह रहा है जी इनिशियल अडॉप्शन, पहली बार अडॉप्शन, ठीक है। तो पहली बार अगर अडॉप्ट करते हो तो ये तो एप्लीकेशन होती है इस पर तो। और वैसे भी रीवैल्यूएशन मॉडल पर जाना ये तो वैसे IS 16 के अंदर डील होता है, वो यहाँ पर डील करता ही नहीं है, तो इस पर नहीं बनेगा। अब पता नहीं ऊपर क्या रिक्वायरमेंट, मैं तो पहले यस नो कर रहा हूँ। चेंज इन रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी, जी बेटा है तो थोड़ी सी वैसे वजनी बात, लेकिन अगला है नन ऑफ अबव। अब वो कह रहा था कि कहाँ पर अप्लाई नहीं होता, तो बी पर अप्लाई होता है या नहीं होता? बी पर तो अप्लाई नहीं होता। उसके अलावा चलो इतना तो पता होगा कि मैंने आपको बताया था यार, ये येलो तो समझ लोगे आपके, है क्या चीज़, आंसर क्या है? बीटा, ठीक है।
ये तो याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि पहले आपका कमीशन साइड बिजनेस होता था, फिर आपने कमीशन ही मेन इनकम बना ली, तो पहले जो चीज़ अदर इनकम में थी वो अब आपकी मेन रेवेन्यू में आ गई। तो ये रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी चेंज हुई है ना। पहले जिस चीज़ को आप अदर इनकम कहते थे आप उसको रेवेन्यू कह रहे हो, तो ये चेंज इन पॉलिसी है, ठीक है। तो सिर्फ बी ऑप्शन ही था जिसमें नहीं अप्लाई हो रहा था। मोस्ट ऑफ द एंटिटीज, सही है, ओके। मोस्ट ऑफ द एंटिटीज competitors value their inventory using AVCO basis whereas entity uses FIFO. The value of inventory on 30 सितंबर 13, ये हो गया था, नहीं हुआ था, किया था, अच्छा। The value of inventory at 30 सितंबर 13 on FIFO is 20 million. However on AVCO basis it would be valued at, कंपनी कौन सा यूज कर रही है इस वक्त, FIFO, ठीक है। और अगर AVCO पे हो तो 18 हो जाएगा। बाय अडॉप्टिंग द सेम मेथड एवको एज इट्स कंपेटिटर्स, अगर वो कंपेटिटर वाला ये भी, अब सारी इंडस्ट्री सारे कंपेटिटर्स एवको पे चल रहे थे, ये कंपनी फाइफो पे चल रही है, ठीक है। और कहता है कि इनका क्लोजिंग स्टॉक 20 पे है, लेकिन अगर ये भी बाकियों की तरह एवको पे चले जाएं तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे, स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। इंपैक्ट बता रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या कहानी है, फिलहाल तो मैं ये बात कर रहा हूँ। आगे वो कहता है द इन्वेंट्री एट 30 सितंबर वॉज रिपोर्टेड एट, एक केड़ा सितंबर आ गया, 12 आ गया, ये पिछले साल की। द इन्वेंट्री ऑफ 30 सितंबर 12 वॉज रिपोर्टेड एट 12 मिलियन, हाउएवर ऑन द एवको बेसिस इट वुड हैव बीन रिपोर्टेड एज, तो ये भी फाइफो वाला ही है, ठीक है। ये कंपनी का ऑलरेडी फाइफो है और ये कंपनी का ऑलरेडी फाइफो है। और अगर कंपनी जाती है फाइफो से एवको पर, क्यों जाएगी वैसे बाय द वे, प्रॉफिट्स नजर आए ज्यादा इसलिए जाएगी, टैक्स बचाने के लिए जाएगी। मेरे ख्याल में तो सारी इंडस्ट्री अगर एवको पे है तो आप एंटिटी से, ये आप इंडस्ट्री से कंपेरेबल नहीं है। अगला टॉपिक रेशियोज का पढ़ रहे हैं ना, तो हम यही कंपैरिजन तो करेंगे। हम कहेंगे जी हमारी जीपी रेशियो इतनी है, हमारे कंपेटर की इतनी है, इंडस्ट्री का एवरेज इतना है, तो ये हम कंपैरिजन जो कर रहे होते हैं एक बिजनेस का दूसरे से, इसके अंदर ये लिमिटेशन भी है रेशियो एनालिसिस की कि डिफरेंट पॉलिसीज यूज़ कर रही हो कंपनी, कर रही हो कंपनीज, पॉलिसी डिफरेंट यूज़ कर रही हो, तो रेशियो का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। तो ये वही वाला मसला है। तो अगर ये सेम करेंगे भी सही, तो उसके पीछे इंटेंशन क्या होगी, बेटर प्रेजेंटेशन, यूजर को बेहतर इंफॉर्मेशन मिले, अगर करते भी हैं। मैंने अभी भी आगे सवाल नहीं पढ़ा, पता नहीं आगे क्या है, आगे देखते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर, कब चेंज इन प्रॉफिट कब होगा, वो कहता है बाय अडॉप्टिंग द सेम मेथड एवको एज इट्स कंपेटिटर्स, ठीक है। इन्वेंट्री जो है वो 30 सितंबर 12 पर इनकी 15 है, अच्छा। अब ये हो गया फाइफो और एवको, फाइफो और फाइफो इसका कंपनी का। अब वही वाला काम कर लेते हैं, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। 2 साल है, बोलो कौन कौन से, 12 और 13, 12 और 13 यूँ लिखा था ना हमने। अब क्लोजिंग स्टॉक 2012 सितंबर 12, ये देखो, क्योंकि इसने ओपनिंग भी बनना है ना अगले पीरियड का, तो ये करना भी ज़रूरी था। याद है मुहानी वाला सवाल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 12 क्या है जी। अगर क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो 30 सितंबर का स्टॉक कितना है, अगर फाइफो में ये 15 है और एवको में ये 13 है, तो क्लोजिंग स्टॉक ने क्या होना है, कम, क्या होना है, कम। कहाँ से कहाँ पे आना है, 15 से 13.4 पे, कितना बनता है, 15 माइनस 13.4 कितना बनता है, कम हो रहा है। अगर हम फाइफो से एवको पे आए तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट 1.6, ठीक है। उसके बाद अगली बात हम चुप करके बाद में देखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक 13 पे जंप कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक 13 का फाइफो के तहत 20 है, लेकिन अगर ये काउंटिंग पॉलिसी चेंज करके 18 पे ले जाएं, एवको पे जाएं तो 18 हो जाता है। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है, कम, कितने से हो रहा है, कम। अब ये क्लोजिंग स्टॉक 13 का कम होगा तो 13 का प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम। ये होता था स्टेप 1 कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट, ठीक है। अब अगली बात, एक पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग बनता है, तो क्लोजिंग 12 का 13 का ओपनिंग बना, ऑपोजिट साइन। 13 का भी क्लोजिंग 14 का ओपनिंग बनना है, लेकिन वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। अब मुझे उसने सिर्फ पूछा था इम्पैक्ट 13 वाले साल का, समझ में आती है बात। तो बताओ जी 0.4 से 13 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर 13, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो है पीछे यही, डिक्रीज बाय 0.4, यही है ना।
और बोलो आंसर भी चेक कर लो। ठीक है, टाइम तो अब पूरा हो गया। एक एमसीक्यू और करवा दूं फिर बस, ये वाला 19वां। 19, 18 एक जैसे ही हैं, बस मैं सवाल पढ़ लेता हूँ ना ताकि फिर बाकी भी कवर हो जाए। आप और भाई समझ आया ये? और देखो कितने काम का सवाल था वो मुहानी वाला, उससे एमसीक्यू भी तैयार हो गया। लेकिन ये सब कुछ जो है ना ज़बानी फटाफट करना है, वर्किंग कर लेना साइड पे, कोई मसला नहीं। वर्किंग के नंबर नहीं होते एमसीक्यू के अंदर, माजरत के साथ। अगर आपने बी ऑप्शन कर दिया है तो वो फिर सिफर है। वर्किंग को शो करने की कोई जरूरत, वर्किंग कोई मार्क्स नहीं है, वर्किंग सही थी और यहाँ पर आपने माइनस था, गलती से वहाँ पे आपने ऊपर वाला उठा लिया तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको। वर्किंग के मार्क्स एमसीक्यूज में नहीं मिलते। तो इसलिए ज़बानी कर लो जहाँ हो सके, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे वर्किंग भी करो, पर रफ पे आहिस्ता से जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, बस एक एमसीक्यू, कोई मसला नहीं। हाँ, साफ़ सुथरा काटना ऐसे करके, लाइन लगाओ ताकि वो नज़र आए, गंद नहीं मारना, ये नहीं करना, 5 को 8 नहीं करने बैठ जाना। ठीक है, सिंपल क्या करो, 5 गलत है, एक लाइन लगाओ और आगे 8 लिख दो। इसकी कटिंग के मार्क्स नहीं कटते। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा जी, ये एमसीक्यू कर लें बस। अ कंपनी इज प्रिपेयरिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा, फॉर द ईयर 19 एंड डिस्कवर्ड दैट इन प्रीवियस ईयर फॉलोइंग अमाउंट्स वर, ओ माय गॉड, इनकरेक्टली कैपिटलाइज्ड इन एन इंटेंजिबल विद। अच्छा, अब ये वैसे बेसिकली ना ये थोड़ी सी जाती है एमसीक्यू का, इधर किताब में पढ़ा भी होना, क्योंकि एक इंटेंजिबल अगर इनडेफिनेट लाइफ वाला है ना तो आपको नहीं पता कि इसको क्या करना होता है। ये IAS 38 का कॉन्सेप्ट है कि अगर गुडविल है, ये शायद बात भी हुई थी, उसको अमोर्टाइज नहीं करते, डेप्रिशिएट जिसको कहते हैं। IAS 38 की डेफिनेशन का नाम अमोर्टाइजेशन है, आगे जाके पढ़ोगे ना, FR2 का सब्जेक्ट है, अब क्या करेंगे, वो सिलेबस है। तो अमोर्टाइजेशन गुडविल की नहीं होनी, ऐसा इंटेंजिबल जो अभी बन रहा है वर्क इन प्रोग्रेस की तरह से, उसको भी जाहिर सी बात है कंप्लीट होगा तो अमोर्टाइज यानी डेप्रिशिएट करेंगे। और तीसरी चीज होती है ऐसा इंटेंजिबल जिसकी लाइफ इनडेफिनेट है। और इनडेफिनेट का मतलब इनफिनिट ना समझना, इनडेफिनेट का मतलब ये होता है मेरे पास एक मैंने एक ब्रांड खरीद लिया, ठीक है जी, ये अवान रजिस्टर, ये एक नाम था इसका, ये मैंने खरीद लिया पैसे देकर। अब ये अवान रजिस्टर कितना अर्से है तो एसिड, क्योंकि अवान रजिस्टर के बड़े सारे कस्टमर हैं। अब उन्हें क्या पता बेचने वाला पहले ये भाई था, अब मैं हूं, वो तो नाम की वजह से। गोगे के चने आप 7 चने लगा लें, हो सकता है आपके चने उतने ना बिकें, लेकिन आप गोगे से उसका कारोबार खरीदेंगे तो वो सिर्फ आपसे कुर्सियां मेज़ें और बर्तनों के पैसे नहीं लेगा, नाम के भी लेगा। अब वो नाम क्या है, गुडविल। अब आपको नहीं पता कितना फ़ायदा है, आप उधर आके बैठ जाएं, लोगों ने तो गोगे के चने खाने आने, उन्हें क्या पता कि अब वो काउंटर पे कौन बैठा हुआ है। तो गुडविल का फ़ायदा तो है, अब वो फ़ायदा कितने अरसे आएगा क्लियर नहीं है। ऐसे ही ब्रांड का फ़ायदा तो है, खरीदा हमने, इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल एसेट है, फ़ायदा कितना अर्सा आएगा ये पता नहीं है, इनडेफिनेट क्लियर नहीं होता, तो ऐसे इंटेंजिबल को भी अमोर्टाइज नहीं करते। लेकिन ये बिल्कुल फजूल बहस थी, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, आपको ये टेस्ट नहीं कर सकता, पर मैंने ये MCQ करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ कि ऐसा इंटेंजिबल जिसकी लाइफ इनडेफिनेट हो। कोई टेंजिबल, असल में टेंजिबल ऐसे होते नहीं हैं जिनकी लाइफ इनडेफिनेट हो, लेकिन इन केस अगर कोई ऐसा टेंजिबल एसेट भी है, PPE का आइटम है, जिसकी लाइफ डेफिनेट नहीं है, तो आप उसको डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसों को फिर ईयरली एनुअली अमोर्टाइज करते हैं, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं। लेकिन ये सारी बातें ना आपसे आगे जा रही हैं, तो सिर्फ क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है, क्योंकि आपने कहना था अभी थोड़ी देर में इंटेंजिबल को सही किया, एसिड को सही किया है, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी लाओ। तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि ऐसा एसेट, ऐसा इंटेंजिबल जिसकी लाइफ इनडेफिनेट हो, उसे हम अमोर्टाइज नहीं करते। ठीक है, अब ये आपको समझ आएगा FR2 में जाके, इसलिए मेहरबानी करके सिर्फ लिख लें। ये असूली तौर पे टेस्ट नहीं कर सकता, कर भी ले तो मैंने बता दिया। ठीक है जी, गुडविल WIP नहीं होती बेटा, गुडविल बन रही है, नज़र आ रही होती है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। IAS 38 ना FR2 में पढ़ना है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल एसिड बनाओ ही ना, खरीदो तो फिर बनाओ जी, ये नहीं ना पता। अब इसीलिए कह रहा हूँ कि जितना है लिख लो चुप करके। ठीक है, वो क्या बात है, ऐसा इंटेंजिबल जिसकी लाइफ इनडेफिनेट हो, उसे अमोर्टाइज नहीं करना। तो फिर क्या करना है, FR2 में बताया जाएगा। ठीक है, इससे अगली बात मैं कर ही नहीं रहा, तो लिखो यहाँ पर, ऐसा इंटेंजिबल, ये ऐसे ही बीच में आ गया, मेरा तो प्लान ही नहीं था यार, मैं तो बस सवारियाँ पूरी कर रहा था और देखो ना 5 मिनट ऊपर हो गए। ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ इनडेफिनेट हो, जिसकी इनडेफिनेट लाइफ हो,
उसे अमोर्टाइज नहीं करना। अब अगली बात, ये अमोर्टाइज क्या होता है? और वही जो पीपीई के अंदर डेप्रिशिएट होता था। अच्छा जी, नहीं होता, ठीक है जी। तो इसको अमोर्टाइज नहीं करना, इसका मतलब सिर्फ गलती क्या सही करनी है? जो एसिड के अंदर पड़ी है, डेप्रेशन का इम्पैक्ट नहीं आएगा। सुकून हो गया ना उल्टा जी। अब वो कह रहा है गलती से क्या हुआ है, एक इंटेंजिबल रिकॉर्ड हो गया। फॉलोइंग अमाउंट्स वर्क इनकरेक्टली कैपिटलाइज्ड इन इंटेंजिबल, मतलब एक्सपेंस होगा और उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया है, ठीक है। तो कितने, कौन से साल में हम खड़े हैं इस वक्त? 19 में ये पता लगा है, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। 1 2 3 4, बस हम कहाँ खड़े हैं? हम कहाँ खड़े हैं? इसके भी बाद खड़े हैं, ओह माय गॉड। 5, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? 2019 में, ठीक है जी। ओहो, हमारा 19 भी गया और 18 भी गया जी। अब यहाँ पे आप खड़े, यहाँ पे आपको पता लगा है कि पिछले 4 साल में मोरखा फलां फलां 15 में, 16 में, 17 में और 18 में क्या हुआ है? एक चीज़ गलती से एसिड बन गई है। तो फिर एसिड नहीं थी तो फिर डेबिट चीज़ क्या होती है? एक्सपेंस ही होती है। मतलब आपने शायद एक्सपेंस जो है वो गलती से एसिड बना लिया है, तो सही करने के लिए क्या करोगे? एक्सपेंस को डेबिट करके इंटेंजिबल को क्रेडिट कर लोगे। 15 में बोलो, 3 से इंटेंजिबल एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट, 16 में एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट, 17 में एक्सपेंस डेबिट, शुक्र है इनडेफिनेट लाइफ वाला था, क्यों भला? वरना डेप्रिसिएशन जिसको कहते हैं उसका हर साल पहले साल की गलती का 1 2 3 4 में असर पड़ता, दूसरे की गलती का 1 2 3 में, तीसरे की गलती का, और जैसे आसिफ इंजीनियरिंग वाले सवाल में गालिबन हुआ था तो हर दफ़ा ही होता जाता, ठीक है यार। गिनती कर लो इनके लिए, मेरे ख्याल में बस जिन्होंने आना था आ गए, चाय मंगवा लो जी। एक्सपेंस डेबिट इनटेंजिबल क्रेडिट कितने से? 5 से, और 19 में तो हम खड़े हैं, इधर कुछ भी नहीं होना, ठीक है। अब ये कहानी है जी जिसके अंदर आपको ये बताया हुआ है अगर चेंज इन इक्विटी है या प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो 2 साल का तो हम बनाते ही हैं। तो 18 की गलती 18 में सही करेंगे, 19 की 19 में, लेकिन उससे पहले वाली सारी गलतियां कहाँ ठीक होती हैं? ओपनिंग में। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, कहता क्या है? कहता है कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 2018। दूसरे की रिक्वायरमेंट भी पढ़ लो। व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। मैं ऐसा करता हूँ, रिटेन चेंज इन इक्विटी ही बना देता हूँ रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम, ताकि ये दोनों एमसीक्यूज उसमें कवर हो जाए। इजाजत है? दोनों एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट अलग अलग है लेकिन सवाल एक ही था, ठीक है ना। तो क्या कर लें जी, हम 19 के साल में खड़े हैं तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 2019 की बनाएं अगर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19, तो क्या करेंगे ज़रा बताओ? ओपनिंग एक ही बार लिखेंगे? नहीं, गलती को तो देखो कहां तक फैली हुई है। 19 की गलती 19 में सही तो है ही कोई नहीं, खैर 18 की गलती 18 में सही, और उससे पीछे जितने मर्जी 150 साल भी हो तो ओपनिंग, तो इसका मतलब ओपनिंग 2 बार आएगा, फिर क्लोजिंग आएगा और फिर क्लोजिंग आएगा। यहां पे रखेंगे आप 31 दिसंबर 19 को, यहां पे 31 दिसंबर 18 को, यहां पे 31 दिसंबर 17 या 1 जनवरी 18, जो मर्जी लिख लो, लेकिन ये 2 बार आएगा, ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझसे उसने चेन इक्विटी मांगी भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है यहाँ पे आएगा पैट ऑफ 18 और यहाँ पे आएगा पैट कमिंस ऑफ 19। ओके, एक मेरे दोस्तों ग्रुप है उसमें मैसेज आया तो मैंने भी खोल के तो नहीं पूरा पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है पाकिस्तानी टीम से भी बल्ला ले लें जी। अच्छा जी, तो क्या हाल है? चार ठंडी हो रही मेरी। अब जी रिक्वायरमेंट है, कहता है कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 18। अब जी 18 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? कोई तो बता दे कितना। हाँ, कहीं पे दिया हुआ सवाल में तो बता दो, मैं सही कर देता हूं। कहीं पे दिया हुआ है तो उसने हमसे सही वाला प्रॉफिट मांगा भी नहीं, उसने ये तो नहीं कहा कि व्हाट इज द एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 2018, वो तो कह रहा है
व्हाट इज द, असल में रिक्वायरमेंट ही समझ नहीं होती है, तो कॉन्सेप्ट टॉपिक पूरा तैयार हो तो रिक्वायरमेंट की क्या मजाल है समझना है, एमसीक्यू की। ठीक है, आप ज़रा पढ़ो और फिगर निकालो, मैं ज़रा चाय पी लूँ। पहली जशांदा बन गई, अब 2 बार गर्म हुई है, कड़वी हो गई है, एक बार और आप लोगों के साथ की ना तो फिर जल्दी देखो आंसर निकालो, इससे पिछला एमसीक्यू भी कर लो, जल्दी करो, बस ये 2 एमसीक्यू हैं, उसके बाद सवाल शुरू कर रहे हैं। इफेक्ट तो आ गया ना, इफेक्ट तो जब अच्छा है, उसने इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला। चलो जी आप इधर आओ, वो कहता है 18 के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ना है, हमने कहा जी 18 की गलती को 18 में सही करेंगे, तो 5 से एक्सपेंस बढ़ा लो, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट ब्लू से करते होते थे, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट 5 रुपए से कम हो जाएगा। अब जब ये मामला होगा तो जो रीस्टेटेड प्रॉफिट की फिगर आएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ये पूछा भी नहीं था, उसने तो यही पूछा था मुझसे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एरर करेक्शन ऑन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 5 रुपए से कम होगा। अब सवाल की रिक्वायरमेंट में उसने लिखा हुआ है 5 मिलियन, तो शुक्र है, अच्छी बात है, इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं लिखा हुआ, तो हमारी आसानी है। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या है, 5 मिलियन, ऑप्शन में यही है ना, 5 मिलियन है ना इफेक्ट। अब ये कब उसने कहा कि इंक्रीज डिक्रीज, ये भी कर सकता था, एक 5 मिलियन इंक्रीज और एक 5 मिलियन डिक्रीज रखता, एक 3.5 मिलियन इंक्रीज और एक इस तरह से कर सकता था, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अल्फा, सॉरी जी। आगे बढ़ो जी, अगली रिक्वायरमेंट है व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स इन चेंज इन इक्विटी ऑन यकम जनवरी 18, ऑन यकम जनवरी 18, 31 दिसंबर 17 का मतलब यकम जनवरी 18 भी होता है, याद है, ये कहते होते थे हम इसको ऐसे, एक ही बात है। तो वो कहता है कि क्या अमाउंट है, व्हाट अमाउंट शुड बी, अच्छा उसने निशानी ही बता दी डिडक्ट होनी है, देखो कितनी आसानियां आपके लिए कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना था हमने, यहाँ पे हमने लिखना था प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, ठीक है, यही लिखते थे प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, ये यकम जनवरी 18 या 31 दिसंबर 17 का क्लोजिंग, यकम जनवरी 18 को भी ओपनिंग होता है। अब इसके बारे में क्या करना है, क्या करना है जी, पकड़ो, अब सारे शुरू हो जाओ साल देखने। एक्सपेंस 3 से बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट 3 से कम, एक्सपेंस 4 से बढ़ा 16 का तो प्रॉफिट 4 से कम, एक्सपेंस 4 से फिर बढ़ा तो प्रॉफिट 4 से कम, तो कितना आ गया जी नेट में, 11 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसने पहले ही बता दिया था डिडक्टेड, तो ये फिगर दूसरी है, तो ये ऑप्शन, ये एमसीक्यू नंबर कौन सा है, ये एमसीक्यू 19 था और ये आंसर है जी एमसीक्यू 18 का। लेकिन ये बनानी नहीं थी आपने, ये तो ज़बानी आपने बस ये एंट्री सोच लेनी थी और ज़बानी करने वाला ये काम था, ठीक है। तो कोई है ऑप्शन जी, ए बी ऑप्शन है जी, बीटा, सॉरी, ठीक है। अच्छा बाकी के ऊपर वाले ट्राई करने हैं, ठीक है ना, 17 से ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये होमवर्क में नहीं दिए थे, तो पहले से 17 तक अब होमवर्क देख लेना, अब हो जाने चाहिए, ठीक है, ओके। अगर आ गया मसला मसाइल तो उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो चेंज इन पॉलिसी की थ्योरी मुकम्मल है, उसमें कोई मसला है तो पूछ लो किसी एग्जाम्पल में। मैं अब आगे जाऊँ ना सवालों की तरफ, इसमें से एक आधा सफ़ा और दे दूँ ना, अब संडे भी आ गया, बल्कि सारे ही ले लो, संडे आ गया, संडे आ गया है तो क्या करें, पढ़ें और क्या करें, सीए भी तो आप लोगों ने करना है। ये पहला सफ़ा मैंने पढ़ा दिया था, और बोलो इसको आपने पढ़ के देखना है, ये मैंने आपको ज़बानी बताया हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, चेन इक्विटी 2 साल की और बैलेंस शीट 3 साल की बनानी है, वो यहाँ पे उसने यही लिखा हुआ है। अच्छा इसको बाद में नहीं पढ़े, इसको भी पढ़ ही लें, ये तो मैंने सारा पढ़ा दिया था खुद, इसके नोट को मैंने कहा था पढ़ लेना। मेरे ख्याल में ना अब आप थोड़ी हिम्मत कर ही लें, ठीक है। आपने कौन कौन से सफ़े पढ़ने हैं, सफ़े नोट कर लें, इनको बस रीड कर लेना ताकि मुझे पकड़ लो, सर जी ये दसो नहीं समझ आ रही, हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्या लिखा हुआ, ठहरो किधर गया, यहाँ पे वो
यार वो एक अजीब मुश्किल सी थोड़ी डेफिनेशन थी, पता नहीं, चलो अल्लाह करे मिल जाए आपको। मुझे नज़र नहीं आएगा, मैं आपको कहूँ कि यार आप कल आके पूछोगे मंडे को, सर इसकी समझ नहीं आई, ऐसी कोई बात पूछो आके मुझसे, ठीक है ना। तो ये आपका रीड ऑनली है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। अगर इसके अलावा कुछ रहता है तो पढ़ लेना, ये आखिरी चांस है। IAS 8 में और कुछ भी अब हुआ तो वो अब मंडे से ना मिलेगा आपको। बस मंडे के अंदर ये सवाल मुझसे पूछ लेना थ्योरेटिकली, और किसी MCQ मसला हो तो पूछ लेना। ये मेरी तरफ से आखिरी चांस है ये संडे का, क्योंकि मंडे से मैंने एक्स्ट्रा क्लास के अंदर सिर्फ EPS चलानी है। फिर EPS के पता है आपको MCQs हैं, क्वेश्चंस हैं, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, ठीक है। वैसे EPS अब तैयारी की तरफ है, संडे अच्छा करके लगा लेना, कंफर्टेबल हो गए इंशाल्लाह इसमें भी। लेकिन मज़ीद 2-3 दिन खींचने का मकसद ये होता है कि किसी के दिल में ये ना आए कि जी अब वॉल्यूम 2 में तो समझ उस तरह से नहीं आ रही, तो पिटाई वैसे ही कर रहे हैं हम टॉपिक्स की, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको लगाना पड़ रहा है रोज़, ठीक है ना जी। ये सारा पढ़ना है आपने तफसील से, पेज नंबर 485, ठीक है। 486 और 7 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, 8 भी पढ़ चुके हैं, और 9 में प्रायर ये रह रहा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। इसको भी, ये 2 सफ़ों को भी रीड कर लेना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद जो MCQs बचे हैं वो भी कर लेने हैं। सवाल इक्का दुक्का हैं इसमें पड़े हुए, किसी वजह से रोक दिए होंगे, मैं खुद करवा दूंगा या एंड पे जाके या रिवीजन प्लान में दूंगा या किसी टेस्ट में डाल दूंगा, वो मेरा मसला, ठीक है ना। इसके सवाल ऑलरेडी काफ़ी कर लिए, ठीक है। तो रिवीजन प्लान जो आज मैं रात को होपफुली आपको भेजूंगा इंशाल्लाह, उस रिवीजन प्लान में मैं कोशिश करूंगा किए हुए सवालों में से ही कुछ सीधा सवाल हों, और ज़्यादा फोकस, ज़ाहिर है 3 तो टॉपिक्स बने हैं। मैंने आपको सिलेबस भेजा था ना, तो मैंने सिलेबस में क्या रखा है, सिर्फ IAS 8 और करेक्शन और EPS, ना मैंने चेन इक्विटी रखा, ना कुछ उससे पीछे वाला रखा है जी। अच्छा, तो जो भी है अब 3 टॉपिक हैं, तो 3 टॉपिक्स में से आप हर टॉपिक के अब कम से कम 5-5 सवाल तो करें संडे पे। इससे कम तो फिर खामोशी, इससे सस्ती तो खामोशी। करोगे इंशाल्लाह ये रीडिंग, ठीक है। चलो अब आ जाओ फिर इस सवाल पे जी बेटा। 486 पे 3 का C। मैंने ये कहा था कि आपको अगर कोई पॉलिसी सिलेक्ट करनी है किसी चीज़, किसी आइटम के बारे में, कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे शो करना है, तो सबसे पहले तो देखो उसका कोई रेलेवेंट स्टैंडर्ड है। जैसे कोई भी PPE का आइटम आए तो हम कहते हैं कोई रेलेवेंट स्टैंडर्ड है, तो आवाज़ आती है IAS 16 है। कोई इंटेंजिबल हो हमारे सामने, सॉफ्टवेयर आ गया, अकाउंटिंग करनी है, हम आवाज़ लगाते हैं हाँ भाई कोई रेलेवेंट स्टैंडर्ड है, आवाज़ आती है IAS 38 है। तो सबसे पहले क्या देखो, कोई रेलेवेंट स्टैंडर्ड है, उससे जाके पूछो कि क्या करना है, जो वो बताएगा वही सिलेक्ट करना, वही आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है। और अगर कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है स्पेसिफिकली जो अप्लाई हो, तो अपनी जजमेंट लगाओ। अब जजमेंट लगाते हुए मैंने कहा था ये ऑर्डर रखना, ये बीच में तो मैंने कहा था फ्रेमवर्क में पढ़ाऊंगा, ये अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की खसूसियात हैं। वो 3 से 5 6 नंबर 7 नंबर तक भी फ्रेमवर्क में से आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। 3-4 नंबर से 6-7 नंबर का ये आ जाता है पर्चे में। एक दिन में करवाना है, लेकिन ईजी ना लेना, आखिरी दिन रखूंगा, और जो वो क्लास नहीं लेता वो फेल होता है अक्सर। तो आखिरी क्लास लेके ही जाना, जब मैं कहूँगा ना कल से ना आना, तब से तुम लोगों ने नहीं आना। अच्छा, तो ये फ्रेमवर्क में पढ़ाऊंगा, सादा बातें बस एक एक लाइन अंडरलाइन करवानी है ताकि आ जाए तो लिख सकें आप। अच्छा, उस वक्त में अच्छा सुने IFRS अप्लाई करें स्पेसिफिक जो है, नहीं है तो अपनी जजमेंट अप्लाई करें। अब आप अकाउंटेंट, आप प्रोफेशनल हैं, आपकी जजमेंट के ऊपर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हैं बेटा, आपको तो भी पता नहीं है, बड़े हो गए तो पता लगेगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड्स बनाने वाले भी तो मैं आप ही हैं, तो आपकी जजमेंट में बहुत सारी चीज़ें छोड़ता है, स्टैंडर्ड्स भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है, अगर तो स्टैंडर्ड्स भी तो हम लोगों ने बनाए हैं और फ्रेमवर्क की बुनियाद पर बनाए हैं, हम अकाउंटेंट्स ही बनाए हैं, ठीक है। तो पहले देखो कोई स्टैंडर्ड है, नहीं है तो जजमेंट लगाओ। और जजमेंट का ऑर्डर क्या है, मैंने कहा सबसे पहले देखो कोई मिलता जुलता स्टैंडर्ड हो। जैसे IAS 38 अगर ना होता, इंटेंजिबल भी तो एक एसेट ही है, हम कहते हैं IAS 16 से मिलता जुलता है, चलो उसको लगा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी तो एसेट ही है, ना होता IAS 40 तो चलो यार IAS 16 लगा लेते हैं। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि इनमें सबसे पहले IAS 16 ही आया था ना। तो IAS 38 के आने से पहले तक लोग IAS 38 जब आना शुरू होगा, शुरू में तो वो कहते होंगे चलो यार यही लगा लें। फिर IAS 38 आ गया होगा, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कॉन्सेप्ट आया होगा, तो फिर लोग कहते होंगे IAS 16 ही रखो, फिर वो IAS 40 आ गया होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो क्या करो, जजमेंट में सबसे पहले सिमिलर IFRS ढूंढो, ठीक है। नहीं मिल रहा तो किसी और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी की तरफ चले जाओ, US गैप्स में जाके देख लो, हो सकता है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कोई स्टैंडर्ड, कोई प्रोनाउंसमेंट, कोई चीज़ दी हुई हो, उससे हेल्प ले लो। वो भी तो प्रोफेशनल्स ही हैं, वो भी तो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। जैसे हमारा ये IFAC है, इस तरह से वो US गैप्स है, वो भी एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, जैसे हमारा स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है,
सारी दुनिया के अंदर वो भी काफ़ी मुल्कों के अंदर वहाँ वो चलते हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिक IFRS नहीं मिल रहा तो आप सिमिलर IFRS ढूंढो, नहीं तो किसी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी को, हमसायों को पूछ लो, नहीं तो फिर फ्रेमवर्क पे वापस जाओ। वही एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस जो आपने सीखा हुआ, जिनकी बेस पर आपने पहले दुनिया में सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उसी तरह से सोच समझ कर इसको भी अप्लाई कर लो। ये लिखा हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एरिया है। ठीक है, पॉज करें जी, चलें क्वेश्चन करते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसी तरह से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे MCQ बन जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, अब तो स्टैंडर्ड्स भी साथ नहीं जाने, तो ऐसी चीज़ों के लिए तैयार रहिए। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कहता चाय पे बिक गए हैं हम। अल्लाह के बंदे, दुनिया आखिरत का फ़ायदा सौदे में है, तो को ना पेपर भी पास हो जाएगा, अम्मा पापा भी राज़ी हो जाएंगे, वक्त भी ज़ाया नहीं किया और मेरा हदिया भी कबूल कर लिया है। तो ये तो विन विन सिचुएशन है, इसमें कहाँ पर नुकसान है? कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, लेकिन दोस्तों को यूँ ना कहा करो, चल तू पास हो गया ट्रीट खिला, चल ये हो गया मोबाइल लिया ट्रीट खिला। हो सकता है उसके दिल के ऊपर बोझ हो, तो वो फिर जायज़ नहीं रहता। उलमाए कराम फरमाते हैं कि इस तरह ज़बरदस्ती किसी से खाना पीना ये जायज़ नहीं, आप लोगों को ख़तरनाक है, मैं बता रहा हूँ। इस तरह से एहतियात करें ना, अब करें आइंदा से, जो हुआ सो हुआ, उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये नहीं करना, हाँ भाई बड़ा रिजल्ट आया है चल ट्रीट दे, बाइक लिया चल ट्रीट दे, मोबाइल लिया चल ट्रीट दे। यह क्या मतलब ट्रीट दे? अब मैं पहले वालों को अल्लाह से माफ़ी मांगो। पहले वाले पे एक बुजुर्ग थे, वो फरमाया करते थे कि एक होता है डाकू जो माल पे डाका डालता है, और एक डाकू होता है जो मतलब आपकी इज़्ज़त पे डाका डालता है। 10 बंदों में बैठ के आपको कह रहा है चल भाई फलां चीज़ हुई है चल खिला, अब वो बेचारा शर्मों की शर्मी खिला दे, तो ख़तरनाक है। पता नहीं जायज़ भी है नहीं, मुफ्तियाने कराम से पूछना। ये मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे लिए भाई अप्लाई नहीं होता, मैंने तो खुशी से खिलाया मिलाया, और मैं रोज़ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन कभी किसी से सवाल ना करना। और इस तरह ख़ास तौर पर ये दोस्त अहबाब, ये बड़ा नाजुक मामला है। हमें भी नहीं पता था, आपकी लाइफ में हम भी ऐसे ही करते थे, जब हम गए सुना तो फिर हमने कोशिश की कि ऐसे करें, ये ना हो। तो हाँ, कौन नहीं खाता, लेकिन जब पता लग जाए तो फिर छोड़ दिया। सवाल पे हैं, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर CL स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 21 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव, लेकिन कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जी इसी चैप्टर के अंदर है, पेज नंबर 505। शाबाश, जल्दी करें, हिम्मत करें। ये क्वेश्चन हमने आधे घंटे में करना है, नहीं 20 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बार ये चीज़ें की हुई हैं। आइए सेट का सवाल है, ऐसे करना है आपने, आगे जाना है बेसिक एंड डायलूटेड EPS, ऐसे हो जाना है। आसान ही बड़ा है, आपका लेवल ही बहुत ऊपर चला गया है। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या है जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, अच्छा मेरा मशवरा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और उसके अंदर ये सारा डाटा स्टेटमेंट इन इक्विटी का था, लेकिन ये क्या है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट गलती पता लगी है, तो इसका मतलब आइए सेट भी अप्लाई हो गया। अब आइए सेट वाली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए आपने बिल्कुल भी EPS को नहीं सोचना। साथ साथ सोचा तो फिर तो बिल्कुल ही मारे जाओगे। ओ भाई चल लो यार, जल्दी करो, आओ, क्या कर रहे हो जी। आपने साथ साथ अगर इसको सोचा तो फिर बहुत गड़बड़ होगी, बिल्कुल भूल जाओगे EPS की भी रिक्वायरमेंट है। आइए सेट का सवाल जैसे करते थे बिल्कुल वैसे ही कर दो। मैं फ्रैक्शन भी नहीं बनवाऊंगा, जहाँ परसेंटेज होती थी ना वहाँ परसेंटेज ही लगा लेना, जैसे आइए सेट में सिखाया हुआ था, वरना फंस जाओगे। ठीक है ना, तो सुकून से ज़रा शुरू करो बनाना। ये एप्पल या बनाना, ये क्या है जी, ये नज़र आ रहा है, ये ज़रा देख लो, मैंगो नहीं है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम CL's ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेट प्रॉफिट है, रीवन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर है, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्शन है, फाइनल कैश डिविडेंड है। अगर मैं SOCI का सिर्फ फॉर्मेट बनाऊं आपके सामने तो PNL होता है, उस PNL के एंड पर करके ये पैट आ रहा है, एक तो पैट ने जान नहीं छड़ी साड़ी हैं, 21 और 20, ये वो एक्सट्रैक्ट्स बनाया करते थे, याद है? आगे सेठ भूल रहे होंगे, मैंने कहा चलो अच्छा हो गया ये सवाल, ये याद है ना, उस वक्त मैंने कहा था कि इसलिए रखेंगे कि आगे सेठ भूलने लगेगा तो फिर याद आ जाएगा। ठीक है, तो याद माजी यहाँ पे अजाब नहीं है। 66 और 48, 66 और 48, ठीक है। उसके बाद ऐड किया करते थे आप अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, बेटा छोड़ें फिलहाल, पहले छोड़ें फिलहाल। ऐड OCI में
आप लिया करते थे चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, याद आ रहा है? पेज नंबर 505, 505 सफ़ा नंबर 505। ये 500 के अंदर जमा 5 करें तो 505, ये 504 के बाद आता है, 506 से पहले। ओके, मेरे ख्याल में काफ़ी हो गई अब जी। चेंज इन रीवैल्यूएशन ये उठा लिया हमने। 20 के अंदर पॉजिटिव चेंज है यानी सरप्लस आया होगा, और 21 में कुछ नहीं है। और फिर ये जी टीसीआई टोटल कंप्रीहेंसिव, जो हम लिखते ही नहीं थे क्योंकि इसने कहीं जाना तो होता नहीं था, ठीक है ना यार, बातें ना हो प्लीज। ये ड्राफ्ट है और 20 क्या है? ऑडिटेड, पहली रो में भी है, पहली रो में, पहली इधर इधर ये भी पहली रो पाए ना, बाकी तो मैं नहीं याद, हाथ खड़ा कर दूं जो रह गए इधर, तुम आए नहीं सी। अच्छा जी, ये हर सवाल से पहले बना लिया करते थे, ये वही है, दिमाग के अंदर बनाना है इसको, ठीक है ना, दिमाग के अंदर। बच्चे सचमुच अपने बिस्किट साथ लेके आए हैं यार, अगर इतना दिल था तो बता देते जी। चलें जी, अब ये सवाल के अंदर पॉइंट नंबर 2 भी हमने पकड़ लिया। अब चेंज इन इक्विटी बनानी है 20 और 21 की, तो 20 और 21 की चेंज इन इक्विटी बनानी हो तो फाइनल 19, इंटरिम 20, ज़रा चेक कर लेना, डिविडेंड भी एक आ रहा है, डिविडेंड भी एक आ रहा है 21 में, फाइनल 20, इंटरिम 21। अब वो कह रहा है फाइनल कैश डिविडेंड 2020 का, तो 20 का फाइनल, ये तो 21 में आना है, जो नंबर 1, नंबर 2, ओ नंबर 3 होता था। सिर्फ एक ही डिविडेंड है और वो भी कौन सा है? दूसरे साल की चेंज इन इक्विटी के अंदर आएगा, ये ध्यान रखना है। बस नंबरिंग कर ली, बस तसल्ली हो गई, ज़बानी करनी है पर्चे में, लेकिन ये पता लग गया कि ये कौन सा है, ये तीसरे नंबर वाला डिविडेंड है, यानी ये दूसरे साल की चेंज इन इक्विटी के अंदर आएगा, पहले साल में। फाइनल ऑफ 20 है तो 21 में ही आना है, ठीक है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बस ये याद रखना है कि ये गड़मीला गड़ी है जी। चलें जी, अब पॉइंट 2 तो गया उड़, अब पॉइंट 1 में सिर्फ इक्विटी का डाटा है। ये यकम जनवरी 20 को ही बनी थी, पहला साल है, यानी ओपनिंग सारे जीरो होने हैं, बेहतरीन। और 20-21 2 साल की चेन इक्विटी बनानी है ना, तो 20 का ओपनिंग क्या होगा? सब कुछ ही सिफर, क्योंकि ना पिछले साल का क्लोजिंग कहाँ से आएगा? 20 में तो ये इनकॉर्पोरेट हो रही है, यकम जनवरी। अच्छा, आपने सवाल नहीं ना पढ़ा हुआ, सॉरी, आराम से ज़रा सवाल को एक दफ़ा पढ़ें। चलें शाबाश, रिक्वायरमेंट है चेन इक्विटी, बस सवाल पढ़ लें। मैं समझा शायद वो जैसे होमवर्क में होता है ना, तो मुझे था कि आपने पढ़ा हुआ, दबी जा रहे हैं काम में, तो उसी पढ़ो। चाय ठंडी थी क्या? ठीक थी, वेलकम वेलकम, कोई मसला नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ पी ली। और किसी चीज़ का मूड है? बिल्कुल नहीं बताना, छुट्टी का मूड है आज नहीं, चाह पसीना बन के निकलेगी ता। 3:50 तक टारगेट किया हुआ मैंने, लेकिन 50 से 55 हो जाता है, इससे ऊपर नहीं जा सकते, असर है वैसे ही, जो रह गया फिर मंडे को। एसी चला दें जी, बंद कर दें, एक बच्चा कह रहे चला दें, क्या बंद कर दें, किधर यार, ये 23 पे करके 22 पे कर दो इसको, और ऊपर ही रखो इसको। अच्छा जी, पढ़ लिया है। यकम जनवरी 20 पर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है 500 मिलियन, कंप्राइजिंग ऑफ 50 मिलियन शेयर्स। ये मैंने आपको बता दिया था तब जब ये टॉपिक पढ़ रहे थे, लेकिन आज इसकी प्रेजेंटेशन भी देख लो। वैसे एक और बात भी बताता चलूँ, ये प्रेजेंटेशन भी आपने FAR 2 में ही जाकर पढ़नी है, लेकिन कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं बात पूरी कर रहा हूँ, वहाँ फ़ायदा हो जाएगा, चलो और नहीं तो ठीक है। जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, मैंने आपको कहा था ये मैक्सिमम लिमिट है जो कि एक कंपनी इशू कर सकती है अपनी पूरी ज़िंदगी में, जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स के अंदर लिखी जाती है, ठीक है, आई थिंक मेमोरेंडम में लिखी जाती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में
इसका बताना होता है, ठीक है। क्या नाम है इसका? सीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2021, चलो 21 कर लो, कंपैरेटिव में तो 20 होना ही है ना, 2021 और 2020। अब होता क्या है, ये जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है ना, इसका डिस्क्लोजर भी ज़रूरी है, लेकिन आपको पता है ये शेयर्स अभी इशू हुए नहीं, ये अभी इशू होंगे और फिर इनके अगेंस्ट पैसे आएंगे, लेकिन यूज़र को हमने बताना है कि हमारी मैक्सिमम लिमिट अलाउड है कितनी, ये डिस्क्लोजर ज़रूरी है। अब ये डिस्क्लोजर कैसे दें, इसका हल फिर अकाउंटेंट्स ने ये रखा हुआ है कि जो इक्विटी होती है ना, इक्विटी के अंदर जहाँ पे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग सब कुछ आता है, सही है ना, उसके अंदर एक पहली लाइन में लिखा जाता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ₹10 ईच। कितना है जी? 500 मिलियन है। रुपीज़ इन मिलियन तो लिखो ना पहले, कौन लिखता फिरेगा जी। और यहाँ पे लिख दिया जाता है 500। और ये जो 500 है, क्या ये पैसे आ गए हुए हैं? बोलो, ये पैसे तो भी आए नहीं हैं, ये तो आएंगे पूरी ज़िंदगी में, जब जब ये शेयर्स इशू करेंगे। तो चूंकि इन्होंने आगे टोटल में शामिल नहीं होना होता, तो यहाँ पे लिखकर 500, बल्कि यूँ करें, यहाँ पे पहले साल में 500 था, ये डबल अंडरलाइन लगा देते हैं। इस साल भी ऑथराइज शेयर कैपिटल तो चेंज होता ही नहीं है ज़िंदगी में, वो तो बड़े मसले होते हैं, फिर मेमोरेंडम दोबारा बनवाओ, पता नहीं लटरम पटरम क्या कुछ करना पड़ता है। ये डबल अंडरलाइन लगाने का मतलब ये होता है कि इस फिगर का नीचे से कोई ताल्लुक नहीं है। इक्विटी में सबसे ऊपर ये लिख देते हैं। अब ये क्या है? मैक्सिमम लिमिट जो कि कंपनी इशू कर सकती है पूरी ज़िंदगी में। अब जो इशू किए जाते हैं उसका नाम होता है इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, लेकिन मैं उसको सिर्फ शेयर कैपिटल कह रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? चलो लिख देता हूँ इशूड, यार वैसे ही ज़रा याद हो जाए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऐसे लिखते थे ना हम, ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल चेन इक्विटी के अंदर से आएगा, ये असल में जो होगा वही आएगा। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स होती थी, जो होंगी वही आएंगी। रीवैल्यूएशन सरप्लस होता था, जो होगा वही आएगा। ये सारी फिगर्स तो कैलकुलेशन से आएंगी, लेकिन 500 देखो मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। डबल अंडरलाइन मतलब ये है, इसका कोई ताल्लुक नीचे वाली फिगर से नहीं है। गॉट इट? ठीक है, चलो। अच्छा जी, ये एक्सट्रैक्ट्स हैं जी, माजरत के साथ ऊपर भी एक्सट्रैक्ट्स ही हैं, ठीक है। रुपीज़ इन मिलियन ऊपर भी चल रहा था, पर ड्राफ्ट ऑडिट जहाँ जहाँ है जहाँ नहीं है, ठीक है जी। चलें जी, तो ये मैंने समझाना था आपको, असल में आप ज़िंदगी में काम आ जाएगी ये बात। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? मैक्सिमम शेयर कैपिटल जितने रुपए का कंपनी इशू कर सकती है। ये सारा इकट्ठा करते ही नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करके करते रहते हैं, और ये कोशिश करके इतना रखा जाता है जहन के अंदर लाकर कि कभी इसको बढ़ाना पड़े ही ना ज़िंदगी में, जब जब ज़रूरत पड़े। इसकी फ़ीस भी होती है ना जी, जितना रखेंगे उस हिसाब से कंपनी को फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो बहरहाल कोशिश यही की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका रख लें, ये मैक्सिमम लिमिट है, तो ताकि ज़िंदगी में जब जब कंपनी को ज़रूरत पड़े शेयर इशू करने की, करती रहे, ये बढ़ता रहे, ठीक है। ये लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा जी, अब वो कहता है 500 मिलियन कंप्राइजिंग ऑफ 50 मिलियन शेयर्स, तो इसका मतलब ₹10 ईच से भी ये पता लग रहा था। क्या है जी इसकी? ये 10 ईच मैंने कहाँ से लिखा? अच्छा हो, ये तो सवाल में लिखा ही नहीं हुआ था, ये तो ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पे लिखता 50 मिलियन शेयर्स, 50 मिलियन लिखा पहले, वैसे ऐसे जाता, ठीक है ना। 50 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। असल में तो कहानी पूरी इस तरह से लिखनी होती है। अब चूंकि सवाल के अंदर उसने मुझे ये फिगर दी थी 500 और ये दी थी 50 मिलियन, तो ये बैलेंसिंग फिगर मैंने निकाल ली, ये बैलेंसिंग निकली हुई है, यानी 500 ऐसे गया हुआ है ना, ऐसे होता है ना, 50 × 10, ठीक है, इज इक्वल टू 500। अब ये मिसिंग हो तो कैसे निकालोगे आप? बोलो, 500 को डिवाइड कर दोगे 50 से, तो ये आंसर आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो ये बैलेंसिंग ऐसे निकला था। 10 रुपीज़ कैसे निकाले हैं? ये बैलेंसिंग निकालें, ये ज़रूरत पड़नी है आगे सफ़े के अंदर, सवाल के अंदर जाकर, ठीक है, ओके। ये ऐसे लिखा होता है, तो ये समझ आइए ऑथराइज शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, और सही है।
लेकिन इस पूरी लाइन में हमारे मतलब की बात सिर्फ इतनी सी थी कि हमें ये पता हो फेस वैल्यू कितनी है, आगे बोनस वोनस जब इशू होने तो पता लगे ना। ठीक है, सही है जी। पार्ट 2 शुरू करना है, बी का भी 2 कर दो।